बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में एक सुनार रहता था जो अपने काम में बहुत ही माहिर और होशियार था। सुनार का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसने काफी धन जमा कर लिया था। अब सुनार ने एक बहुत ही सुंदर और सुशील औरत से शादी कर ली जिसका नाम था प्रेमलता। सुनार के पड़ोस में ही एक आदमी रहता था जो बहुत ही चालाक और होशियार था। धन दौलत तो उसके पास बहुत थी, लेकिन वो दिन रात बुरे कामों में पड़ा रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सुनार की पत्नी को देख लिया। उसकी सुंदरता देखकर वो उस पर फिदा हो गया और फिर वो हर दिन यही कोशिश करने लगा कि किस तरह से सुनार की पत्नी प्रेमलता को हासिल किया जाए। प्रेमलता बहुत ही नेक और होशियार औरत थी। उसने अपने आप को उस आदमी से दूर रखा, लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि हर समय प्रेमलता पर ही नजर गड़ाए रखता। दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता कि किस तरह से वो प्रेमलता को अपने काबू में कर ले, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था। जब उसने देखा कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो उसने ये तरकीब लगाई कि उसने प्रेमलता के पति यानी सुनार से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब सुनार उस आदमी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि सुनार अपनी हर बात अपने उस चालाक दोस्त को जरूर बताता था। वह कोई भी काम अपने दोस्त की सलाह के बिना नहीं करता था। एक दिन सुनार ने अपने चालाक दोस्त, जिसका नाम सज्जन था, उससे कहा, दोस्त, पिछले कुछ दिनों से मेरी आंखों की नजर धुंधली पड़ रही है। मुझे इस बात का अंदेशा है कि मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह से अंधा हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जवान है और मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरा मर्द भी नहीं है जो मेरी धन दौलत को संभाल सके। मुझे ये भी डर है कि कहीं मेरी पत्नी ही मुझे धोखा ना दे दे या मेरा कोई नौकर ही मेरे माल को ना ले उड़े। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से ही अपनी धन दौलत का कुछ इंतजाम कर दूं, जिससे कि मेरी सारी दौलत सुरक्षित रहे और मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए। चालाक दोस्त सज्जन ने कहा, मेरा भी यही विचार है, लेकिन मैं इस बात को कहने से कुछ डर रहा था कि कहीं तुम कुछ गलत ना समझ जाओ। मेरी सलाह तो ये है कि तुम अपने पास कुछ जरूरी सामान और थोड़ा बहुत नकदी रख लो। बाकी की अपनी सारी दौलत तुम उस आदमी के पास छोड़ दो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जिसे तुम अपना शुभ चिंतक समझते हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 5000 अशर्फियां हैं और मेरे दोस्त, इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर पूरा पूरा विश्वास है। इसीलिए मेरी तुमसे ये प्रार्थना है कि मेरी सारी दौलत तुम अपने पास रख लो। तुम्हारे पास मेरी दौलत रहेगी तो मुझे ये भी आराम रहेगा कि तुम मेरे नजदीक ही रहते हो। अगर मुझे किसी भी समय धन की आवश्यकता होगी तो मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तुमसे ले लूंगा। सज्जन ने कहा, भाई, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बेचारा सुनार अपने मक्कार दोस्त की बातों में आ गया। 5000 अशर्फियां उसने सज्जन के हवाले कर दी। वो अशर्फियां उसने इस तरह से सज्जन के सुपुर्द की कि किसी तीसरे आदमी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब इस बात को काफी समय बीत गया और सुनार की दोनों आंखों की नजर जवाब दे गई, तब उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास तो जमा पूंजी खत्म हो गई है। अब खर्च के लिए कुछ रकम की जरूरत है। तुम मेरे दोस्त सज्जन के पास जाओ और उससे कहना कि मैंने जो रकम उसके पास अमानत के रूप में रखवाई थी, उसमें से 500 अशर्फियां दे दे, जिनकी हमें बहुत ही जरूरत है। प्रेमलता अपने पति के कहने पर उस चालाक दोस्त सज्जन के घर पर जा पहुंची। उसे अपने पति का संदेशा दिया। सज्जन ने प्रेमलता की बहुत ही खातिरदारी की और उसे बिठाया। अशर्फियां क्या, मैं तो तुम्हारे ऊपर अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुमसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। प्रेमलता, मैं तो तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हारा पति तो अब अंधा और बीमार हो चुका है। तुम जैसी खूबसूरत औरत के वो काबिल नहीं है। तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। ये सारी बातें सुनकर सुनार की पत्नी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में कहने लगी, अरे तुम तो बहुत ही बदतमीज और नालायक किस्म के आदमी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई औरत पर बुरी नजर डालते हुए?
तुम्हें ईश्वर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? प्रेमलता वहां से चलने लगी तो सज्जन ने उससे कहा, अरे बेवकूफ औरत, जहां जाना है चली जा। दोबारा कभी भी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। मैं नहीं जानता कि तेरा पति कौन है और कौन सी चीज उसने मेरे पास अमानत रखवाई है। अरे वो तो एक बहुत ही कंजूस और गरीब आदमी है। भला उसके पास 5000 अशर्फियां कहां से आएंगी जो वो मेरे पास रखवाता। बेचारी औरत मायूस और नाउम्मीद होकर अपने घर वापस लौट आई। पति से कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त ने तो साफ इनकार कर दिया। वो कहता है कि वो तुम्हें नहीं जानता और उसने ये भी कहा कि उसके पास किसी ने भी 5000 अशर्फियां नहीं रखवाई। सुनार ये सुनकर बड़ा ही दुखी हो गया। वो अंधा तो हो ही चुका था, बीमारी के कारण उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो खुद उठकर अपने चालाक दोस्त के पास जा सकता। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अच्छा तुम ऐसा करो कि गांव का मुखिया भी मेरा दोस्त है, तुम उसके पास जाओ और मेरे मक्कार दोस्त की सारी बात उसे बता दो। मुझे पक्का विश्वास है कि वो जरूर हमारी सहायता करेगा और हमारी अशर्फियां उस मक्कार सज्जन से वापस दिलवा देगा। प्रेमलता बेचारी अपने पति की बात मानकर मुखिया के घर पर जा पहुंची और उसे सारी बात बता दी। मुखिया ने जब इतनी सुंदर औरत देखी तो वो फौरन उस पर लट्टू हो गया और कहने लगा, मैं अपने सारे काम छोड़कर अभी उस आदमी से तुम्हारी सारी रकम दिलवा दूंगा। बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति तो अंधा और बीमार है, तो फिर तुम उसके पास क्यों रहती हो? मेरी बात मान लो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें 5000 अशर्फियां भी दिलवा दूंगा और उसके अलावा तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर सुनार की पत्नी एक बार फिर से गुस्सा हो गई और वो कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मेरा पति अंधा है? मैं जिस काम से तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें वो काम करना चाहिए। लोगों ने तुम्हें मुखिया इस बात के लिए नहीं बनाया कि तुम दूसरी औरतों पर बुरी नजर रखो। मुखिया ने जब प्रेमलता का ये जवाब सुना तो वो भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे औरत, तेरा पति कौन सा धन्ना सेठ है जो उसके पास 5000 अशर्फियां किसी के पास अमानत रखने के लिए होगी। तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और फिर दोबारा इधर का रुख मत करना। बेचारी प्रेमलता सर झुकाए आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर आ गई। उसने अपने पति से कहा कि गांव का मुखिया हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ये सुनकर सुनार चुप हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा, तुम ऐसा करो कि नगर के कोतवाल के पास जाओ, शायद वो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत से जेवर बनाए थे और वो मेरे काम से बहुत खुश भी था। सुनार की पत्नी प्रेमलता कोतवाल के पास गई और उसे भी अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कोतवाल की नीयत भी प्रेमलता की सुंदरता देखकर डगमगा गई। सारी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम दिल छोटा मत करो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी के अभी उस मक्कार आदमी से तुम्हारी अशर्फियां वापस दिलवा दूंगा। लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हारा पति अंधा और बीमार है, तो फिर तुम उसके पास क्यों रहती हो? अरे भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, तुम किसी को भी अपना गुलाम बना सकती हो। तुम्हारी सुंदरता देखकर मेरे होशो हवास गुम हो गए हैं। प्रेमलता ये सुनकर कहने लगी, कोतवाल साहब, आप जरा अपने ओहदे का तो ख्याल कीजिए। क्या आपके घर में बहू बेटियां नहीं हैं? ये सुनकर कोतवाल गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे औरत, तू क्या फिजूल की बातें करती हैं? तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? चल निकल यहाँ से, खबरदार जो दोबारा कभी यहाँ पर आई तो। प्रेमलता बेचारी मन ही मन में कोतवाल को भला बुरा कहती हुई अपने घर वापस लौट आई। अपने पति से कहने लगी, तुम बेवजह ही मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। इस दुनिया में अब किसी के मन में भी ईमान नहीं रहा, इंसाफ नहीं रहा। सुनार को ये सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और वो कहने लगा कि तुम एक बार नगर के न्याय अधिकारी के पास जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। प्रेमलता कहने लगी, मुझे तुम्हारी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी मेरी कोई बात सुनी जाएगी। लेकिन तुम कहते हो तो मैं ये भी करके देख लेती हूँ। प्रेमलता जब न्याय अधिकारी के पास पहुंची तो उसकी सुंदरता देखकर न्याय अधिकारी भी उस पर मोहित हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे पास किस काम से आई हो? प्रेमलता ने
अपनी सारी कहानी न्याय अधिकारी को बता दी। उसकी बात सुनकर न्याय अधिकारी कहने लगा, मैं तो तुम जैसी औरत का गुलाम बनने को भी तैयार हूँ। तुम कहो तो अभी के अभी उस आदमी से तुम्हारी अशर्फियां दिलवा दूं। लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। सुनार की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो चिल्ला चिल्ला कर न्याय अधिकारी को गालियां देने लगी। इसके बाद वो अपने घर वापस आ गई। रोते हुए वो अपने पति से कहने लगी, इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं बची है। अब हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम अपनी 5000 अशर्फियां बस भूल ही जाओ और किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके पेट पालने का इंतजाम करो। सुनार बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत करके 5000 अशर्फियां इकट्ठी की थी कि बुढ़ापे में मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अब जब मेरी सारी मेहनत की कमाई डूब गई है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। मेरी तो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द मुझे इस दुनिया से उठा ले। प्रेमलता ने जब अपने पति की ये हालत देखी तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। वो अपने पति से कहने लगी, अगर भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारे उस मक्कार दोस्त, मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी से ऐसा बदला लूंगी कि वो याद रखेंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने एक ऐसी तरकीब सोच ली है। इसके बाद सुनार की पत्नी बाजार गई और एक संदूक बनाने वाले से कहा कि मुझे 3 बड़े बड़े संदूक बना दो। संदूक इतने बड़े होने चाहिए कि उसमें आदमी आराम से बैठ जाए। संदूक वाले ने कहा, ठीक है, शाम तक मैं ऐसे संदूक बना दूंगा। घर वापस आकर प्रेमलता ने अपनी नौकरानी को आदेश दिया कि पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी जाए और साथ ही साथ लजीज पकवान भी बनाए जाएं। शाम होते होते संदूक तैयार हो गए और सुनार की पत्नी के घर पहुंच गए। प्रेमलता शाम को तैयार हुई। सज धज कर वो उस चालाक दोस्त यानी सज्जन के घर पर गई, जिसके पास 5000 अशर्फियां अमानत के तौर पर रखी गई थी। प्रेमलता को देखकर सज्जन बहुत ही हैरान हुआ। प्रेमलता बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहने लगी, सचमुच तुम एक बड़े ही अच्छे इंसान हो। मैंने उस दिन तुमसे बहुत ही कड़वी बातें कह दी थी, लेकिन बाद में मुझे इस बात का बड़ा ही दुख हुआ। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने अच्छे आदमी हो तो मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं करती। मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने कल तुम्हारे लिए अपने घर पर दावत का इंतजाम किया है। कल सुबह तुम मेरे घर पर आ जाओ ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। सज्जन, जो पहले से ही प्रेमलता पर मरता था, मन ही मन में बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे सुंदरी, सच तो ये है कि मैं भी अपने बर्ताव पर बड़ा ही शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे के अनुसार सुबह तुम्हारे मकान पर पहुंच जाऊंगा। वहां से निकलकर प्रेमलता सीधा मुखिया के घर पर गई और मुखिया से कहने लगी, मुखिया जी, मैं जब से आपके मकान से गई हूँ आपकी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। उस दिन के बर्ताव के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। यदि आपने सचमुच मुझे माफ कर दिया तो कल सुबह आप मेरे मकान पर जरूर आइएगा। मुखिया बेचारा प्रेमलता की बातों में फंस चुका था और कहने लगा, हाँ, मैं सुबह बिल्कुल ठीक समय पर तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। प्रेमलता वहां से निकली और कोतवाल के पास जा पहुंची। कोतवाल से कहने लगी, मैं तो आपकी दासी हूँ हुजूर, और कल मैं आपको अपने मकान पर दावत देना चाहती हूँ। कोतवाल ने इतनी सुंदर औरत से जब ये बात सुनी तो तुरंत राजी हो गया। बिल्कुल सुंदरी, हम तुम्हारी दावत पर जरूर आएंगे। मैं तो पहले से ही तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। वहां से निकलने के बाद प्रेमलता न्याय अधिकारी के पास जा पहुंची और कहने लगी, हजूर, उस दिन जो मैंने आपको जली कटी सुनाई थी उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तब से मेरे मन को चैन नहीं है। आप मुझे अपनी दासी ही समझिए और अपनी खातिरदारी का मौका दें। कल सुबह मैंने आपके लिए दावत रखी है। न्याय अधिकारी ने जब ये बात सुनी तो उछल पड़ा और कहने लगा, बेशक तुम्हारे जैसी सुंदरी हमें दावत दे तो हम मना कैसे कर सकते हैं, बल्कि मैं खुद भी अपने उस दिन के बर्ताव के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। वो भी प्रेमलता की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया। उसने भी दावत में आने की हामी भर दी। प्रेमलता ये सारे काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई
घर पहुंचकर प्रेमलता ने अपनी नौकरानी से पूरे घर की सफाई करवाई, लजीज पकवान बनवाए। उस रात प्रेमलता खूब सजी सवरी, जबकि दूसरी तरफ सज्जन, मुखिया, न्याय अधिकारी और कोतवाल, इन सभी को नींद नहीं आ रही थी। सुबह के समय सुनार का चालाक दोस्त सज्जन बन ठन कर सुनार के घर पहुंचा। सुनार की पत्नी पहले से ही तैयार होकर उसके इंतजार में बैठी थी। जब सज्जन उसके घर पर आया तो प्रेमलता उसे अंदर कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सज्जन अपने साथ 100 अशर्फियों की थैली भी लेकर आया था। वो थैली उसने प्रेमलता को दी। प्रेमलता ने नौकरानियों से सज्जन के लिए शरबत और खाने पीने का सामान मंगवाया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो प्रेमलता की ही एक नौकरानी, जिसको प्रेमलता ने पहले से ही सब कुछ सिखा रखा था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने उठकर पूछा कि क्या बात है। नौकरानी कहने लगी, आपका भाई आपसे मिलने आया है। वो इस समय आपके पति के पास बैठे हैं। प्रेमलता ने सज्जन की ओर देखा और कहने लगी, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं कुछ ही देर में अपने भाई से मिलकर आती हूँ। ठीक है सुंदरी, लेकिन जल्दी आना, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। प्रेमलता कमरे से बाहर निकली। उसने दरवाजे को बाहर से बंद किया और एक बड़ा सा संदूक वहां पर ला कर रख दिया। इतनी देर में मुखिया उसके घर आ पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने अपनी नौकरानी को भेजकर मकान का दरवाजा खुलवाया और फिर मुखिया को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। उसके साथ प्रेम भरी बातें करने लगी। नौकरानी से कहकर उसके लिए खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मुखिया जी, आज रात आप यहीं पर रुकिएगा, आप यहाँ पर आराम कीजिए। मुखिया जो 300 अशर्फियां अपने साथ लाया था, उसने प्रेमलता को दे दी। इसके बाद वहां पर एक सुंदर सा पलंग बिछा था। प्रेमलता ने कहा, मुखिया जी, आप इस पलंग पर आराम फरमाइए। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी मकान का दरवाजा खटखटाया। नगर का कोतवाल सुनार के घर पर आ पहुंचा था। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? कोतवाल ने कहा, अरे मैं हूं, अपना नाम भी बताओ। मैं हूं नगर का कोतवाल। मुखिया ने जब ये सुना तो घबरा गया। कहने लगा, अरे ये कोतवाल यहाँ पर क्यों आया है? मुखिया जी, कोतवाल तो मेरे पति का दोस्त है, उनका हाल चाल पूछने आया होगा। अब मैं क्या करूं? आप ऐसा करें कि बराबर में जो संदूक रखा है उसमें छिप जाएं। डरा हुआ मुखिया उस संदूक के अंदर जाकर बैठ गया। प्रेमलता ने संदूक का ढक्कन बंद करके उसमें ताला लगा दिया। प्रेमलता कोतवाल को हाथ पकड़कर अंदर ले आई। उससे कहने लगी, आपने बड़ी मेहरबानी की जो मेरी दावत पर आ गए। आज की रात आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जब वे लोग खाना खा चुके, प्रेमलता कोतवाल से कहने लगी, आप आराम से इस पलंग पर लेट जाइए, इसे अपना ही घर समझिए। कोतवाल अभी पलंग पर लेट भी नहीं पाया था कि तभी न्याय अधिकारी ने आकर मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? मैं हूं शहर का न्याय अधिकारी। कोतवाल न्याय अधिकारी का नाम सुनकर घबरा गया। डर के मारे वो कांपने लगा और कहने लगा, अरे इस वक्त ये यहाँ पर क्यों आया है? अब तो मैं मर गया। जल्दी से कोई उपाय बताओ कि मुझे न्याय अधिकारी देख ना ले, वरना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप चिंता क्यों करते हैं? आप यहाँ पर रखे संदूक में बैठ जाइए, मैं कुछ ही देर में इनको यहाँ से चलता कर दूंगी। कहीं तुमने तो न्याय अधिकारी को मेरे यहाँ पर आने की खबर तो नहीं दी? नहीं हजूर, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरे पति के दोस्त हैं, उनकी बीमारी का हाल सुनकर आए होंगे। कुछ ही देर में ये वापस चले जाएंगे। ये कहकर प्रेमलता ने कोतवाल को संदूक में बंद कर दिया और ऊपर से ताला लगा दिया। जब वह दरवाजे पर गई तो न्याय अधिकारी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। अरे हजूर, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी, आपने आने में बहुत देर कर दी। प्रेमलता उसे कमरे के अंदर ले आई, उसके लिए खाना मंगवाया और उसकी खूब खातिरदारी की। प्रेमलता ने न्याय अधिकारी को भी मुखिया और कोतवाल की तरह बिठाकर खाना खिलाया, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। न्याय अधिकारी जो अपने साथ 500 अशर्फियां लाया था वो उसने प्रेमलता को दे दी। न्याय अधिकारी कहने लगा, प्रिय,
अब तुम जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। अरे हजूर, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम तो करिए। प्रेमलता ने चुपके से अपनी नौकरानी को इशारा किया कि वो वैसा ही करे जैसा उसे सिखाया गया था। नौकरानी एक बार फिर से दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगी। प्रेमलता ने पूछा कि कौन है, तो नौकरानी ने कहा, मालकिन, आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। प्रेमलता ने कहा, मेरा भाई आया है, वो मुझसे मिलना चाहता है। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप इस बड़े से संदूक में छिप जाइए, मैं जल्दी ही अपने भाई को वापस भेज कर आती हूँ। न्याय अधिकारी, जिसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो तुरंत संदूक में छिप गया। प्रेमलता ने ऊपर से संदूक को ताला लगा दिया। अब प्रेमलता ने मुखिया, कोतवाल, सज्जन और न्याय अधिकारी, इन सभी को संदूकों में बंद कर दिया। तो वहां से निकलकर वो उस कमरे में गई जहां पे चालाक दोस्त सज्जन बैठा हुआ था। उसके नजदीक जाकर प्रेमलता प्रेम भरे अंदाज में कहने लगी, हजूर, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आपको इतना इंतजार करवाया। असल में मेरा भाई जो आया हुआ था, मैंने उससे काफी बहाने बनाए, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे टाल कर आई हूँ। अरे सुंदरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी बाहों में आ जाओ। तुम फिर से कहीं और मत चली जाना। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हजूर, मैं तो आपसे भी ज्यादा बेकरार हूँ। प्रेमलता सज्जन को अपने साथ उस कमरे में ले आई जहां पर वो 3 संदूक रखे हुए थे और वहां पर कहने लगी, हजूर, यही वो कमरा है जहां पर हम आज की रात बिताएंगे। ये भी खूब रही, अब तुम जल्दी से मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दो। अरे हजूर, ऐसी भी क्या जल्दी है? आप जरा ये तो बताइए कि आपको उन 5000 अशरफियों की भी कोई खबर है जो मेरे पति ने आपके पास रखी थी? आपने वायदा किया था कि अगर मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी तो आप 5000 अशरफियां मुझे वापस लौटा देंगे। अब आप जल्दी से जल्दी अपना वायदा पूरा कीजिए। अरे मैं कौन सा अपने वादे से मुकर रहा हूँ? वो 5000 अशरफियां तो तुम्हारी अमानत हैं, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बल्कि 5000 अशरफियां अलग से मैं तुम्हें तोहफे के रूप में दूंगा। प्रेमलता कहने लगी, हजूर, मैं तो एक नादान और नासमझ औरत हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप अपने वायदे से मुकर भी सकते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप पहले 5000 अशरफियां मंगवा कर यहाँ पर रख लीजिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी 5000 अशरफियां वापस कर दूंगा। ठीक है हजूर, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको इसी समय इस बात को मानना पड़ेगा कि मेरी 5000 अशरफियां आपके पास अमानत के तौर पर रखी हैं और आपको वो अशरफियां वापस करने में कोई भी एतराज नहीं है। ये मकान, ये पलंग, ये संदूक इस बात के गवाह होंगे। सज्जन ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ये बात कबूल करता हूँ कि तुम्हारी 5000 अशरफियां मेरे पास अमानत के तौर पर रखी हुई हैं। मैं उन्हें वापस करने को भी तैयार हूँ। इसके बाद प्रेमलता कमरे से बाहर आ गई और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे घर में चोर घुस आया है। घर की नौकरानियों ने भी अपनी मालकिन का साथ देते हुए खूब हल्ला मचाया। तभी आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि सचमुच आधी रात के समय कोई आदमी प्रेमलता के कमरे में बैठा हुआ था। लोगों की भीड़ ने सज्जन कुमार को पकड़ लिया। लोग कहने लगे कि इसे तुरंत कोतवाल के पास ले चलना चाहिए। प्रेमलता ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोतवाल पर विश्वास नहीं है, मैं तो इसे सीधा महाराज के दरबार में पेश करूंगी। अब तक सुबह भी हो चली थी। प्रेमलता ने कुछ लोगों की सहायता से सज्जन को पकड़कर महाराज के दरबार में पहुंचा दिया। प्रेमलता ने सज्जन को राजा के दरबार में पेश किया तो महाराज कहने लगे, आप किस काम के लिए हाजिर हुए हैं? प्रेमलता ने कहा, महाराज, ये आदमी आधी रात के समय मेरे घर में घुसा था। महाराज ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे सबसे पहले गांव के मुखिया के पास ले जाना चाहिए था। हजूर, मैं वहां पर भी गई थी, लेकिन गांव का मुखिया वहां पर नहीं था। फिर तुम इसे कोतवाल के पास क्यों नहीं ले गई? माफी चाहती हूँ हजूर, लेकिन कोतवाल भी शहर में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या तुम न्याय अधिकारी के पास नहीं गई? महाराज, न्याय अधिकारी भी मुझे नहीं मिला।
महाराज हैरान होकर कहने लगे कि ये सब एक साथ कैसे गायब हो गए। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर इन लोगों का पता किया जाए। कुछ ही देर में सैनिक वापस आए और कहने लगे, महाराज ये औरत सच कहती है। मुखिया, कोतवाल, न्याय अधिकारी सब के सब गायब हैं। तब महाराज ने कहा, औरत सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है। प्रेमलता कहने लगी, असल बात यह है महाराज, इस आदमी के पास मेरे पति की 5000 अशर्फियां अमानत के तौर पर रखी हुई थी, परंतु अब ये वापस करने से इनकार करता है। सज्जन प्रेमलता के इस आरोप को झूठा बताते हुए कहने लगा, हजूर मेरे पास इसकी कोई भी 5000 अशर्फियां नहीं है। तब महाराज ने प्रेमलता से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की गवाही दे सके? जी महाराज, मैं उन गवाहों को दरबार में अभी पेश कर सकती हूँ। आप अपने सिपाहियों से कहकर एक घोड़ा गाड़ी मेरे घर पर भिजवाइए। महाराज ने ऐसा ही आदेश दिया और तुरंत आदेश का पालन किया गया। कुछ ही देर के बाद घोड़ा गाड़ी पर 3 संदूक लाद कर राज दरबार में पेश किए गए। महाराज ने जब संदूक देखे तो कहने लगे, प्रेमलता ये क्या है? ये बेजान संदूक, भला ये गवाही कैसे देंगे? महाराज बिल्कुल ये संदूक गवाही देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तब प्रेमलता ने संदूकों की ओर मुंह करके चिल्लाते हुए कहा, क्यों रे संदूकों, क्या तुमने नहीं सुना जब इस आदमी ने कहा था कि इसने मेरे पति की 5000 अशर्फियां अपने पास रखी हैं, परंतु संदूकों में से कोई आवाज नहीं आई। तब प्रेमलता ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना है कि आप आदेश दीजिए कि कुछ घास फूस और कच्ची लकड़ियां लाकर संदूक के ऊपर रखी जाएं और इन्हें आग लगा दी जाए। मुझे पक्का विश्वास है कि संदूक अपनी गवाही जरूर देंगे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया और संदूकों के ऊपर घास फूस रखकर उनमें आग लगा दी गई। जैसे ही आग की तपिश बढ़ी और उनके अंदर बैठे हुए मुखिया, कोतवाल, न्याय अधिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जी हजूर ये औरत बिल्कुल सच कहती है। इस आदमी ने हमारे सामने ही कबूल किया था कि इसने सुनार की 5000 अशर्फियां अपने पास अमानत के तौर पर रखी हैं। महाराज संदूक के अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर बड़े ही हैरान हुए। तुरंत संदूकों को खोल दिया गया। संदूकों के अंदर से मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी निकले, जिनके सिर शर्म से झुके हुए थे। तब महाराज के पूछने पर प्रेमलता ने सारा किस्सा महाराज को सुना दिया। जब महाराज को यह पता चला कि कोतवाल, न्याय अधिकारी और मुखिया प्रेमलता को इंसाफ देने की बजाय उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उन सभी को गिरफ्तार करके कारागार में डालने का आदेश दिया। साथ ही साथ सुनार के मक्कार दोस्त सज्जन को भी कारागार में डाला गया। उसकी संपत्ति जब्त करके उसमें से 5000 अशर्फियां सुनार को वापस लौटा दी गईं और इस तरह से प्रेमलता ने अपनी चतुराई और समझदारी से अपने पति की 5000 अशर्फियां वापस पा ली। साथ ही साथ भ्रष्ट राज कर्मचारियों को उनके किए की सजा भी दिलवा दी। किसी समय रंगापुर नाम के एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। कृष्णा एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में कद्दू की खेती करता था। अपने उगाए गए कद्दू को कृष्णा मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता था। एक बार एक आदमी कृष्णा के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया था और कहने लगा, भाई मैं पास के ही एक गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरे मालिक नगर की एक मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। मंडी में उनकी बहुत बड़ी दुकान है जिसमें वे कद्दू का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में कद्दू चाहिए होते हैं, और क्योंकि तुम कद्दू की खेती करते हो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हें अपने खेत के कद्दू बेचने हैं तो मैं उन कद्दुओं की अच्छी कीमत लगा दूंगा। माफ करना भैया, मैंने जो कद्दू अपने खेतों में लगाए हैं उन्हें तो मैं खुद ही बेचता हूँ। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं बेचता। अरे भाई तुम ये क्या कहते हो? आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं।
और फिर जगह जगह गांव-गांव घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि उन्हें एक ही जगह पर अच्छी कीमत पर बेच दिया जाए। तुम भी अगर मेरे मालिक को सारे कद्दू बेच दोगे तो तुम्हारी भी मेहनत कम लगेगी। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ, कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसे कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरी सब्जी कम दामों में बेचना, यही मेरा उद्देश्य है। मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं, चाहे मुझे मुनाफा कुछ कम ही क्यों ना हो। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वो आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी सब्जी मंडी में नहीं बेचूंगा। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ जाओगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। कृष्णा के समझाने के बाद वो आदमी को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वो आदमी वहां से चला गया। हमेशा की तरह कृष्णा अपने सारे कद्दू बैलगाड़ी पर लादता है और उन्हें बेचने के लिए चल दिया। चलते चलते वह उदयगिरी नाम के एक गांव में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत ही अंधेरा हो चुका था। कृष्णा सोचने लगा कि मुझे रात यहीं पर कहीं गुजार लेनी चाहिए। ये सोचते सोचते जब कृष्णा एक बड़े से घर के सामने से गुजरा तो उस घर के बाहर खड़े हुए एक आदमी ने कृष्णा को आवाज लगाई, अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। कृष्णा ने देखा कि पहनावे से वो आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता था। कृष्णा ने कहा, भाई, मेरा नाम कृष्णा है और मैं गंगापुर गांव का हूँ। ये कद्दू बेचने के लिए मैं उदयगिरी गांव की तरफ जा रहा हूँ। सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं, इसीलिए आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह निकलने का इरादा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या रात गुजारने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी? इसके लिए इतना परेशान क्यों होते हो? तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम आज रात इसी में रुक जाओ। इतना कहते ही कृष्णा ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी और गाड़ी से सारे कद्दू उठाकर एक तरफ रख दिए। बैलों को चारा और पानी डालकर कृष्णा ने अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। वो आदमी जिसके घर में कृष्णा रुका था उसका नाम सर्वेश्वर दयाल था। खाना खाने के बाद सर्वेश्वर दयाल कृष्णा से बातचीत करने लगा। कृष्णा ने कहा, हजूर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में ना जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कृष्णा, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। देखने में तो तुम बहुत ही मेहनती किसान लगते हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये सभी कद्दू तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो मेरे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूँ। और फिर इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। कृष्णा ने उसे बताया कि वह अपने खेत के कद्दू सीधा ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर सर्वेश्वर दयाल ने कहा, अरे कृष्णा, अगर हर किसान ही तुम्हारी तरह सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कम कीमत पर अच्छी और ताजी सब्जियां सभी लोगों को मिल जाएगी। आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उन्हें जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। इसीलिए लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का ये काम उचित नहीं है, लेकिन बेचारे आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वे तो ऊंची कीमत देकर सामान खरीदते हैं। उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब, आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है और ऐसा ना हो इसीलिए मैं अपने खेत के कद्दू सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ। सच में कृष्णा, तुम्हारे विचार बहुत ही अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसा सोचने लगे तो सबका भला हो जाए। अच्छा, अब काफी रात हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। तुम आज रात आराम से यहाँ पर सो जाओ। और फिर सर्वेश्वर दयाल अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उसने घर के दालान में एक चारपाई बिछाकर
कृष्णा के सोने का इंतजाम कर दिया। अपनी चारपाई पर लेटने के बाद कृष्णा सर्वेश्वर दयाल के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि ये कितना अच्छा इंसान है, इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन सचमुच बहुत ही निर्मल है। ऐसे इंसान आजकल दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। ये सब कुछ सोचते सोचते कृष्णा को नींद आ गई। अगली सुबह मुर्गे की बांग से कृष्णा की नींद खुली। वह सोचने लगा कि इस घर के मालिक सर्वेश्वर दयाल ने अपने घर में आसरा देकर मेरी बहुत ही सहायता की है, क्यों ना इसके बदले में कुछ कद्दू उसे भी दे दिए जाएं। ये सोचकर कृष्णा जब कद्दुओं के अपने ढेर के पास पहुंचा तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि कद्दुओं का ढेर आधा ही रह गया था। वह तुरंत घर के मालिक सर्वेश्वर दयाल के पास गया और कहने लगा, मैंने रात को आपके आंगन में जो कद्दुओं का ढेर लगाया था उसमें से आधे कद्दू गायब हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उसकी बात सुनकर सर्वेश्वर दयाल को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, ये तुम क्या कहते हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सो गया था और तुम मुझ पर ही संदेह कर रहे हो। मैंने बड़ी ही गलती की जो तुम जैसे आदमी को अपने यहाँ पर आसरा दिया। सर्वेश्वर दयाल के ऐसा कहने पर कृष्णा को ये समझने में देर ना लगी कि सर्वेश्वर दयाल एक अच्छा इंसान नहीं है और इसी ने मेरे साथ धोखा किया है। अब कृष्णा को भी क्रोध आ गया। वो कहने लगा, अरे भाई, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो एक बहुत ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे कद्दू चुराए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कृष्णा, जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। असल में गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दिया और बेवजह ही मुसीबत मोल ले ली। रात को तो तुम्हारी बातों से ये लगता था कि तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। तुम्हें अपने घर में आसरा देकर मैंने बड़ी ही गलती कर दी। सर्वेश्वर दयाल की बात सुनकर कृष्णा को और भी अधिक गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, एक तो आपने चोरी की, ऊपर से सीना जोरी करते हैं। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे कद्दू लौटा दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, मुझे धमकाता है? अब तू यहाँ से चुपचाप शराफत से निकल जा, वरना अपने आदमियों को बुलवाकर तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकलवाऊंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं सुनूंगा। सर्वेश्वर दयाल के धमकाने पर कृष्णा मन ही मन सोचने लगा कि अब इससे बात करना बेकार है। कृष्णा ने अपने बाकी कद्दू इकट्ठे किए, गाड़ी पर लादे और फिर सर्वेश्वर दयाल के घर से वो निकल गया। कृष्णा सीधा गांव के मुखिया के पास गया। कृष्णा ने मुखिया जी को सर्वेश्वर दयाल के यहाँ पर हुई सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी कहने लगे, अगर सचमुच तुम्हारे कद्दू सर्वेश्वर दयाल ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवा दूंगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो एक बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर एक अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे कद्दू चुराए हों। नहीं मुखिया जी, मुझे पक्का विश्वास है कि ये उसी का काम है। ठीक है, उससे बात करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मुखिया ने उसी समय सर्वेश्वर दयाल को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब सर्वेश्वर दयाल वहां पर पहुंचा तो कृष्णा को वहां पर देखकर वो तिलमिला उठा और मुखिया जी से कहने लगा, मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया और ये एहसान फरामोश है कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसके कद्दू क्यों चुराने लगा? मेरे तो खुद के खेत में अच्छे खासे कद्दू उगे हैं, तो भला मैं इसके कद्दू क्यों चुराऊंगा? लेकिन ये ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुखिया ने कहा, मुझे तो लगता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने ये चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो कद्दू उगे हैं उनमें से एक कद्दू तुम यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनते ही सर्वेश्वर दयाल अपने खेत से कद्दू लाने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मुखिया एक बार फिर से कृष्णा से पूरे मामले की जानकारी लेने लगा। इसी बीच
सर्वेश्वर दयाल अपने खेत से कद्दू लेकर वापस लौट आया। मुखिया ने कृष्णा की बैलगाड़ी में से एक कद्दू मंगवाया और फिर दोनों कद्दुओं को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहां पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम दामोदर है और ये तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है ताकि ये दोनों कद्दुओं की जांच कर सके। और फिर मुखिया ने दामोदर से कहा, क्या तुम इन दोनों कद्दुओं की जांच करके ये बता सकते हो कि ये दोनों कद्दू एक ही खेत के हैं या अलग अलग? दामोदर दोनों ही कद्दुओं को बड़े ही गौर से देखने लगा और कहने लगा, दोनों कद्दुओं को देखने में तो कोई फर्क नहीं नजर आता, इसीलिए इनके स्वाद को चख कर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन कद्दुओं को चखो और मुझे बताओ। मुखिया के कहने पर दामोदर ने एक चाकू से सर्वेश्वर दयाल के लाए हुए कद्दू को काटा। जैसे ही उसने वो कद्दू खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा, वो हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, शास्त्री जी, आप तो वैद्य हैं, जरा देखिए तो सही दामोदर को क्या हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि आप यहीं पर थे, ये कहीं मर ना जाए, आप तुरंत इसका इलाज कीजिए। मुखिया के ऐसा कहते ही वैद्य ने दामोदर की नब्ज देखी और कहा, अरे भाई, अवश्य ही इस कद्दू में जहर था, इसीलिए कद्दू को खाते ही इसकी ये हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा। और फिर कुछ लोगों की सहायता से उस आदमी को उठाकर इलाज के लिए अपने घर ले गया। इसके बाद मुखिया ने सर्वेश्वर दयाल से कहा, अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीला कद्दू लगाया है, तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो। कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था जिसमें जहरीला कद्दू खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो कद्दू ही तुमने ही दिया होगा। अगर दामोदर को कुछ हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ जाएगा। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सुनते ही सर्वेश्वर दयाल डर गया और वो मुखिया को घर के अंदर एक एकांत जगह पर ले गया। कहने लगा, मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो कद्दू मेरे खेत का नहीं है, बल्कि यह तो उस किसान कृष्णा का ही कद्दू है। उसके कद्दू जहरीले हैं। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं उसके कद्दू चुराता ही नहीं। अगर आप इस अपराध का दंड देना चाहते हैं तो उस कृष्णा को दीजिए, क्योंकि ये कद्दू उसी का है। अगर आप मुझे इस समस्या से बचा लेंगे तो मैं आपको भी माला माल कर दूंगा। ये सुनकर मुखिया को क्रोध आ गया और वो कहने लगा, एक तो तुमने खुद चोरी का अपराध किया और ऊपर से मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो। कृष्णा को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इससे पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारे जैसा लालची है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझा जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाऊं। तुम्हें मालूम है कि मुझे रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध मान लिया होता तो बेहतर होता। तभी वहां पर कृष्णा, दामोदर और वो वैद्य भी आ पहुंचे। उन तीनों को देखकर सर्वेश्वर दयाल चौंक गया और कहने लगा, देखो तो जरा दामोदर को, वो तो एकदम ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो कद्दू मेरा था ही नहीं। वो कद्दू तो मैंने इस किसान कृष्णा का चुराया था। अब क्योंकि वो कद्दू मेरा नहीं था, इसीलिए अब मुझ पर किसी की हत्या या हत्या करने का अपराध नहीं बन सकता। उसके इतना कहते ही मुखिया कहने लगा, सर्वेश्वर दयाल, अब तो तुमने अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया है। तुम अपना अपराध अपने मुंह से स्वीकार कर लो, इसीलिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया था। असल में दामोदर कोई सब्जियों का ज्ञाता नहीं है और ना ही वो आदमी कोई वैद्य है। कृष्णा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए ये सारा जाल बिछाया गया। दामोदर ने तो कद्दू खाकर बेहोश होने का सिर्फ नाटक किया था। असल बात तो ये है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को कृष्णा के पास कद्दू खरीदने के लिए भेजा था, उस रात कृष्णा ने उस आदमी को तुम्हारे ही घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया है।
कृष्णा ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुमने एक आदमी को पहले से ही इसके घर कद्दू खरीदने के लिए भेजा था। कृष्णा ने तुम्हारे भेजे हुए आदमी को कद्दू नहीं बेचे, इसीलिए तुमने इसे अपने घर के सामने रोककर अपने घर में रुकने की जगह दी। इसके आधे कद्दू चुरा लिए। तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल ऐसा नीच काम करेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तब कृष्णा कहने लगा, भाई सर्वेश्वर दयाल, मुझे तो तुम जैसे लोगों की सहायता नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे घटिया दलालों की वजह से मंडी में किसानों का नुकसान होता है। मुखिया ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कृष्णा, तुम्हारी इस समस्या के बारे में मैं राज्य के महाराज से बात करूंगा। और फिर कृष्णा को सर्वेश्वर दयाल के द्वारा चुराए गए सारे कद्दू वापस दिलवा दिए गए। मुखिया ने कहा, आज के बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। जब गांव के बाकी किसानों को कृष्णा के साथ हुई इस घटना के बारे में पता चला तो वे मुखिया और कृष्णा की सूझबूझ और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। इसके बाद कृष्णा अपने सारे कद्दू लेकर आगे बढ़ गया। उसने अपने सारे कद्दू उचित दामों पर बेचे और वापस अपने गांव लौट गया। एक समय की बात है, कुशीनगर नाम के एक राज्य पर सूरजभान नाम के राजा का राज हुआ करता था। राजा सूरजभान के एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी अनामिका। राजकुमारी अनामिका शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर और स्वभाव से बड़ी ही नेक दिल राजकुमारी थी। अनामिका की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। महाराज जल्द से जल्द उसकी शादी किसी अच्छे राजकुमार से कर देना चाहते थे। इसके लिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि राजकुमारी की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि अपने पिता होने के कर्तव्य को वो पूरा कर सके। महाराज सूरजभान एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। महाराज के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री भी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था जिसका नाम था अमरकांत। मंत्री अमरकांत राजा के अन्य मंत्रियों की तरह नहीं था। मंत्री अमरकांत बहुत ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था। राजकुमारी की सुंदरता पर वह मोहित हो चुका था। वो चाहता था कि महाराज अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दें ताकि उसे राजकुमारी के साथ साथ राजगद्दी भी मिल जाए। मंत्री अमरकांत उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। अमरकांत ने ये बात भी अभी तक किसी से नहीं कही थी कि वो राजकुमारी अनामिका से शादी करना चाहता है। एक दिन की बात है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मंत्री अमरकांत ने सोचा कि जब यह बारिश थम जाएगी तो वो महाराज से मिलने के लिए उनके महल में जाएगा और उनसे प्रार्थना करेगा कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। जब बारिश थम गई तो मंत्री अमरकांत खूब बन ठन कर अपने घर से निकला। वो राजा के महल की तरफ चल दिया। महाराज अपने कमरे की खिड़की से महल के बागीचे की रौनक देख रहे थे। बारिश के कारण सभी पौधे साफ सुथरे और चमकते हुए नजर आ रहे थे। ये सारा नजारा देखकर महाराज मंत्रमुग्ध हो रहे थे। जब मंत्री अमरकांत महाराज के कमरे में आया तो उसे देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने लगे, आओ मंत्री जी आओ, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मंत्री जी ने जब महाराज को इतना खुशगवार देखा तो मन ही मन में वो भी बहुत ही खुश होने लगा। मंत्री के मन में ये उम्मीद जाग उठी कि महाराज जो इस समय इतना खुश हैं, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो जाएंगे। मन ही मन में मंत्री मुस्कुरा रहा था। तब राजा उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, मंत्री जी, हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, हमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। मंत्री अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहने लगा, महाराज आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। लड़कियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके विदा कर देना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल के जमाने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। महाराज ने अपने मंत्री की पूरी बात भी नहीं सुनी और कहने लगे, मंत्री जी, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि आप राजकुमारी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। हम आपकी वफादारी से बहुत ही खुश हैं। इस खुशी में हम ये अपना कीमती हार
आपको इनाम में देते हैं। ये कहते हुए महाराज ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला निकालकर मंत्री को दे दी और फिर आगे कहने लगे, हमने खुद भी राजकुमारी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है और वो लड़का हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा है। वो आजकल हमारे यहाँ पर आया हुआ है। वो हमारा मेहमान है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल गए हैं। हमने ये फैसला किया है कि बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। और फिर महाराज ने बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो दोनों महल के बगीचे में टहल रहे हैं। मंत्री ने जब ये सारा किस्सा सुना तो उसके सारे सपने टूट गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले राजा को घूरने लगा। महाराज ने मंत्री की ऐसी हालत देखी तो कहने लगे, मंत्री जी, हमें मालूम है कि आप अनामिका को अपनी बेटी की तरह से प्यार करते हैं। आपकी ऐसी हालत देखकर हम समझ गए कि आप राजकुमारी के ससुराल चले जाने की बात से कितना दुखी हो गए हैं। मैं भी जब ऐसा सोचता हूँ कि राजकुमारी मुझसे बिछड़कर अपने ससुराल चली जाएगी तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। लेकिन आप अपने मन को शांत रखें, बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये कहते कहते महाराज की आंखों में भी आंसू छलक आए। थोड़ी ही देर के बाद मंत्री महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। मंत्री अमरकांत को इस बात का बहुत ही दुख था कि राजकुमारी अनामिका की शादी उसके साथ ना होकर किसी दूसरे राजकुमार के साथ हो रही है, क्योंकि मंत्री अमरकांत एक बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था। तो उसने मन ही मन में ये विचार बनाया कि क्यों ना महाराज की हत्या कर दी जाए। अगर वो ऐसा कर पाया तो उसे राजगद्दी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ राजकुमारी से उसकी शादी भी हो जाएगी। उस रात मंत्री को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो महाराज की हत्या करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने मन ही मन में एक योजना बना ली। मंत्री ने सोचा कि वह महाराज के रसोइयों को अपने साथ मिलाकर महाराज के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और महाराज के मरते ही वो राजगद्दी संभाल लेगा। इसके बाद पूरे राज्य की बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी तो राजकुमारी अनामिका से शादी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह से पूरी योजना बनाने के बाद वो आराम से सो गया। अगले दिन राजमहल में महाराज, महारानी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार संग्राम, जो कि अनामिका का मंगेतर था, जब खाना खाने के लिए बैठे तब महाराज के चेहरे पर चिंता और परेशानी की झलक देखकर महारानी ने ये अंदाजा लगा लिया कि अवश्य ही महाराज किसी गहरी परेशानी में है। महारानी ने कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। अगर आप उचित समझें तो अपनी समस्या के बारे में हमें बता सकते हैं। महाराज ने कहा, महारानी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। सचमुच मैं बहुत ही परेशानी में हूँ और मेरी परेशानी का कारण ये है कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मैं एक जंगल में शिकार खेलने गया। जब मैं शिकार खेलते खेलते थक गया तो मैं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। वहां बैठे हुए मुझे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक काले रंग का सांप बड़ी ही तेजी से मेरी तरफ पड़ा और मेरे पांव को डसकर अपने बिल में जा घुसा। भय और डर के कारण मेरा बुरा हाल हो गया था। महाराज के सपने के बारे में सुनकर महारानी भी अब चिंतित हो गई थी। कुछ देर के बाद महारानी ने राज ज्योतिषी को अपने महल में बुलवाकर उन्हें महाराज के सपने के बारे में बताया और फिर इस सपने का मतलब जानना चाहा। राज ज्योतिषी, जो पिछले कई सालों से महाराज के दरबार में काम करता था, उसकी ज्योतिष विद्या पर महाराज को भी पूरा विश्वास था। राज ज्योतिषी ने बड़े ही ध्यान से महाराज का पूरा सपना सुना और फिर अपने साथ लाई हुई पोथियां खोलकर उनमें कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। महाराज, महारानी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार संग्राम सब के सब दम साधे हुए ज्योतिषी को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद ज्योतिषी ने अपना सारा हिसाब किताब लगाया और वो महारानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, महारानी जी, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि महाराज की उम्र लंबी हो, लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या से मैंने ये पता लगाया है कि महाराज का कोई दुश्मन पैदा हो गया है जो किसी भी कीमत पर
महाराज की हत्या करना चाहता है। महाराज ने अपने सपने में जो काला सांप देखा था वो इसी दुश्मन की तरफ इशारा है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या से केवल इतना ही पता लगा पाया हूँ। मैं उस दुश्मन का नाम नहीं पता लगा पाया। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अगर इस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वो अपनी बेईमानी और मक्कारी से अवश्य ही महाराज का कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। ज्योतिषी की बात सुनकर महारानी के होश उड़ गए। महाराज स्वयं भी बहुत ही दुखी हो गए। राजकुमारी अनामिका की आंखों से तो डब डब आंसू बहने लगे। राजकुमार संग्राम ने जब राजकुमारी को रोते हुए देखा तो उनसे कहने लगा, राजकुमारी अनामिका, आप बिल्कुल भी दुखी मत हो। जब तक मैं जिंदा हूँ महाराज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि महाराज के दुश्मनों को मैं बहुत ही जल्दी पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महाराज और महारानी ने भी अब चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमार संग्राम इस दुश्मन को पकड़ने में अवश्य ही सफल हो जाएगा। महाराज वहां से उठकर राज दरबार में चले गए, क्योंकि राज दरबार की कार्यवाही का समय हो चुका था। महारानी भी अपने बाकी के कामों में लग गई, जबकि राजकुमारी अनामिका की कुछ सहेलियां वहां पर आई और वो उनसे बातें करने लगी। राजकुमार संग्राम कुछ सोचने में व्यस्त था कि अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आ गया। वो कमरे से निकलकर शाही बागीचे में आ गया। उसने देखा कि सेब के पेड़ पर एक तोता पका हुआ सेब खाने में लगा हुआ था। राजकुमार संग्राम छुपते छिपाते पेड़ पर चढ़ा और बड़ी ही फुर्ती से उसने तोते को पकड़ लिया। उसने तोते को एक बहुत ही सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। राजकुमार संग्राम तोते का पिंजरा लेकर राज दरबार में जा पहुंचा। महाराज राज दरबार की कार्यवाही में व्यस्त थे। बाकी सभी दरबारी भी महाराज से विचार विमर्श कर रहे थे। जब राजकुमार संग्राम तोते को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो उसने महाराज से कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने एक जादुई तोता आपके लिए उपहार स्वरूप भेजा है। आप इस उपहार को स्वीकार कर लें। ये तोता आपको हर पूर्णमासी की रात को आपके दुश्मनों के नाम बताकर आपको सावधान किया करेगा। अब क्योंकि कल पूर्णमासी की रात है तो तोता कल रात जिस भी व्यक्ति का नाम लेगा तो समझ जाइएगा कि वो आपकी जान का दुश्मन है। महाराज समझ चुके थे कि राजकुमार संग्राम उनके दुश्मन को पकड़ना चाहता है। महाराज ने वो पिंजरा अपने पास रख लिया। दरबार में मौजूद सभी लोग इतना बेहतरीन और जादुई तोता देखकर वाह वाह करने लगे। मगर मंत्री अमरकांत की हालत खराब हो रही थी। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि वही तो महाराज का दुश्मन था। इसीलिए वह इस झूठ मूठ के जादुई तोते से भयभीत होने लगा। राज दरबार की कार्यवाही पूरी होने के बाद महाराज ने वो तोते का पिंजरा शाही बाग में सेब के पेड़ पर लटका दिया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन महाराज, महारानी, संग्राम सिंह और राजकुमारी की आंखों में नींद कहां पर थी, क्योंकि वे लोग तो महाराज के असली दुश्मन को देखना चाहते थे। वे सभी एक कमरे में छुप गए और वहां से बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मंत्री अमरकांत बागीचे की दीवार फांदकर अंदर आ घुसा और तोते के पिंजरे को पेड़ से उतारने लगा। उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था। मंत्री ने सोचा था कि वह तोते का खात्मा कर देगा ताकि तोता महाराज के सामने उसका नाम ना ले सके। मगर जैसे ही मंत्री ने तोते का पिंजरा खोला, वैसे ही महाराज, महारानी, राजकुमारी और संग्राम सिंह कमरे से निकलकर उसके सामने आ खड़े हुए। राजकुमार संग्राम ने कहा, महाराज, आपका दुश्मन अब आपके सामने है। वो पकड़ा जा चुका है। यही वो आदमी है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। महाराज की आंखें गुस्से से अंगारा हो गईं, जबकि मंत्री डर के मारे थर-थर कांप रहा था। महाराज ने उसी समय अपने सिपाहियों को बुलवाकर मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार किया और इस अपराध की वजह से उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया गया। महाराज और महारानी राजकुमार संग्राम सिंह की बुद्धिमानी और होशियारी से बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों के बाद संग्राम
और राजकुमारी अनामिका की धूमधाम से शादी कर दी गई और वे दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।